हम तो ये जो समाज सुधार के लिए महापंचायत करेगी इसका स्वागत करते हैं। समाज चाहे कोई भी हो, उसमें व्यापक बुराइयां होती हैं और वक्त के साथ साथ लोगों में चेतना जगाने के लिए, उन्हें उनका निदान करने के लिए और उस पर किस तरीके से फिक्र हो, किस तरीके से उनका समाधान हो, और कुछ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसके खिलाफ भी जो हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूं कि उसमें आज हम भी अपने साथियों से ही शामिल हुए और समाज सुधार की हमेशा ज़रूरत रहती है समाज में। और आज के दिन निहायत ही ज़रूरी है कि कुछ चंद लोगों ने पूरे समाज को आज बदनाम कर रखा है, तो उन पे जो है उनको रोकना भी पड़ेगा और उनको समाज को आगे बढ़ के ऐसी बुराइयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। और उलमा इकराम ने आज जिस तरीके की पहल करी, मैं उसका स्वागत करता हूँ। यूनिवर्सिटी का तो हमारा वादा है, वो दुर्भाग्यवश कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, नहीं तो अब तक तो घोषणा हो चुकी है। महापंचायत का जो मकसद है वो ये था कि भाई जो समाज में बुराई है, जिसकी वजह से ये इलाका बदनाम है, ये कौम पर्टिकुलर बदनाम है, तो उस पर कैसे सुधार हो ताकि यहाँ जो लोगों के साथ एक स्टिग्मा लगा पड़ा है वो हट जाए। तो उसमें यहाँ जो भी उलमा इकराम यहाँ आए, बाकी जो दीगर जो राजनीतिक लोग भी थे, सामाजिक लोग भी थे, उन्होंने सबने अपनी अपनी तजवीज़ पेश करी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बात यहाँ हुई है कि उस पर आम लोग अमल करेंगे और ये जो सिलसिला है ये लगातार अगर चलेगा तो हम ये मानते हैं कि अगर कोशिशें जारी रहेंगी तो यकीनन सुधार तो होगा। ये सब साइबर क्राइम जो है, मैं भाषण दिया हूँ या उसको मेरी सलाह लगा लो, मैंने कहा है कि साइबर क्राइम की रोक शुरू होगी अपने घर से, फिर अपने कुनबे से। क्योंकि उनको ये पता है कि भाई हमारा बच्चा अगर गलत कर रहा है और अगर घर का मुखिया उसको नहीं टोकेगा या उसको ये नहीं कहेगा कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो फिर कोई और कौन उसको रोक सकता है। आप पंचायत यहाँ करिए, सारे लोगों को बुला लीजिए, सब लोग बोलेंगे, लेकिन जो असली जड़ है वो शुरू होगी गांव से। तो मेरी तजवीज़ ये थी कि भाई जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं वो इकट्ठे हों और एक ईमानदाराना कोशिश करें कि भाई हमारे गांव से ये बुराई हट जानी चाहिए। और मेवात का इतिहास है ये कि यहाँ 302 के मुकदमे में फैसला पंचायत में हो जाता है। ये कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है जिसको हम नहीं रोक सकते। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी। तो जो राजनीतिक लोग हैं वो तो हमेशा से इस चीज को नहीं चाहते कि इलाका बदनाम हो, और वो गाय बगाए सबको कहते भी रहते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक आदमी रोक सकता है। ये तो जो गांव के जिम्मेदार हैं, गांव वाइज वो सब कोशिश करेंगे तो ये रुक जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सर देखा गया नहीं, यहाँ कोई ऐसा दंड करने नहीं दिया गया। यहाँ तो जो उलमा इकराम हैं उन्होंने इस्लाम की रोशनी में ये बात बताई है कि भाई ये कितना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो मौलाना इनसे चंदा ले रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने बहुत ही मतलब ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो उन्होंने अपनी बात कही है, लोगों को समझनी चाहिए। और हम तो हमेशा से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये गऊ कसी बंद हो। ये मेवात के ऊपर एक स्टिग्मा है, साइबर क्राइम से एक पीढ़ी खत्म हो रही है। अब ये है कि जब गांव में ये है कि भाई मैं भी और ये भी, तो कौन किससे कहे। तो राजनीतिक आदमी कहते हैं, लेकिन उसकी जो देखभाल है या उसका जो सुपरविजन है वो तो गांव का आदमी कर सकता है। सर देखा गया है कि सावलेर में एक घटना हुई थी। देखिए, सांवरेल में जो घटना हुई उसमें वो जो लड़का है, पुलिस का ये कहना है कि भाई वो मुलजिम है और उसने कोई एटीएम वगैरह का मुलजिम है और दूसरी स्टेट का मुलजिम है। हमने उनसे ये कहा कि वो मुलजिम है, आप उसकी जांच करो, उसको अरेस्ट करो, और जो उसको गुनाह है किया उसने, उसको अदालत सजा देगी। ये अख्तियार आपको किसने दे दिया कि आप उसको मरने की हालत में पहुंचा दो, और फिर उसको धोखे से आपने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, ये कह के कि इसको बुखार आ रहा है। और वो लड़का इतना टॉर्चर किया कि उसको मतलब उसका शरीर में तरंगे आ रही थी, मतलब वो वैसा हो रहा है पागल हो गया। तो जब गांव के लोगों ने बताया मंत्री जी को जी ऐसी ऐसी स्थिति है, तो उसने कहा यार मैं पहले जयपुर जाती हूँ, मैं देखूँ तो सही स्थिति क्या है। जब उसने खुद ने उसको देखा तो उन्होंने सारे मेडिकल टीम को धमकाया कि भाई इसको आपने ये क्या कर रखा है, ये तो पुलिस टॉर्चर का पेशेंट है, आप कह रहे हो इसको बुखार कहाँ है इसको। तब उन्होंने पूरी हकीकत समझा और फिर उसका इलाज उन्होंने शुरू किया। और इलाज के बाद उनके घर वाले जो वहाँ थे, तो मुझे तो अभी लेटेस्ट ये पता लगा है कि शायद वो उन्होंने डिस्चार्ज हो गया है वो,
और अब उसके बाद हमने तो उनसे कहा था गांव वालों से, भाई देखिए ये लड़ाई ऐसी है, कानून से लड़ी जाएगी, आप मुकदमा करिए, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए मुद्दई को दरखास्त देनी पड़ेगी ना, बिना मुद्दे की दरखास्त दिए तो नहीं हो सकता कुछ। मेरे साथ और भी यहाँ पर सोम का गांव में एक महापंचायत की गई है समाज सुधार की। उसमें हमारे 36 बिरादरियों के आदमियों को समाज मतलब जो बुराइयां जो चल रही हैं उनको सुधारने के लिए एक पंचायत की गई है। और ये है भी हकीकत कि जो 36 बिरादरी, चाहे उसमें मुस्लिम है, चाहे जाट है, चाहे गुजर है, ये बुराई पूरी एक मेवात की बुराई हो रही है और इसमें मेवात बदनाम हो रहा है। कोई लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से मुस्लिम को ज्यादा बदनाम कर रहा है, लेकिन नुकसान उनका भी हो रहा है। इसलिए आज एक ये यहाँ निर्णय लिए गए हैं कि इस बुराई को, इस गलत कामों को रोका जाए और सभी उलेमाओं ने, सभी राजनेताओं ने ये सबको अहद किया है, घर घर जाकर, गांवों में जाकर कमेटियां बनाकर इसके लिए इस बुरे कामों को रोका जाएगा। जो समाज सुधार महापंचायत को आज आयोजन जो किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। जो उलामा हजरात ने, जिम्मेदार लोगों ने जो कदम उठाया है, बहुत ही अच्छा कदम है हमारे नौजवानों के और हमारे बच्चों के लिए। जिस तरह से हमारे बच्चे ओलेक्स की तरफ, ठगी की तरफ और भी बहुत सारी बुराइयां हैं मेवात क्षेत्र में, ये एक बुराई इस तरह से, जिस तरह से एक लकड़ी गुण को अंदर से खाना का काम करती है, उसी तरह मेवात को ये ओलेक्स ठगी के नाम पे खोखला किया जा रहा है, मेवात को गड्ढे में धकेला जा रहा है। उन सभी को इस पंचायत के माध्यम से, सभी नौजवानों को, सभी बच्चों को इस महापंचायत के माध्यम से संदेश दिया गया है। सभी जिम्मेदार लोगों ने, नूह से विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद जी भी यहाँ पधारे और भी सारे नेता, आलिम हजरात, मौलाना राशिद साहब। जो यहाँ पे आज समाज सुधार की पंचायत हुई है, इससे एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। जो बुरे कामों में लगे हुए हैं हमारे लगभग 10-5% जो समाज को एक अलग दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर रोकथाम की जाएगी इंशाअल्लाह। आगे से लगभग जो भी बुरे काम है रोक दिए जाएंगे। संघर्ष के बलबूते आई हैं। पहले भी हमने एकजुट करके तमाम नौजवानों को लड़ाई लड़ी है, अभी भी हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन देखिए, एक बात आपको, हमको, सबको समझनी पड़ेगी, मुल्क में जिस तरह की सियासी कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वो एक धर्म विशेष को, जाति विशेष को टारगेट करके और सियासी फायदे हासिल किए जा रहे हैं। उन तमाम तरह के एंगलों में मुसलमान एक तरह से कॉर्नर हो रखा है और एक सियासी पार्टी एक बहुमत की मेजॉरिटी के लोगों को, मुसलमानों का डर दिखाकर वोट हासिल करना चाहती है। लेकिन अब धीरे धीरे मुल्क के लोग इस बात को समझने लगे हैं कि ये सियासी लोग जो हैं, जो देश में फ़िरका परस्ती की ताकत हैं, जो फ़िरका परस्ती की राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा दिन नहीं चलना। इस बार भी उन्होंने ये कहा था कि हमारी 400 पार सीटें आ रही हैं, लोगों ने उनको 240 पे ला के रोक दिया। वो तब जब लोग इस बात की लगातार दलील देते रहे हैं कि ये लोग बेईमानी करते हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी के कितने सारे उदाहरण लोगों ने बताए हैं। तो उन तमाम तर कोशिशों के बाद लोगों को, तमाम मुल्क के लोगों को एक साथ खड़े होकर संघर्ष करना पड़ेगा। साहब, एक आरोप ये भी लगता है, विपक्ष लगाता है, जैसे सर जो ये क्या भारतीय, दो बातें हैं। जो लोग प्रशासनिक लोग हैं, उनको कह रहा हूँ, प्रशासनिक लोग इस पूरे धंधे में लिप्त हैं 100 के 100%। एक आदमी जो साइबर क्राइम कर रहा है वो उतना ही गुनाहगार है, उसके साथ साथ जो पुलिस वाला 5 लाख की 2 लाख की रिश्वत लेकर उसको छोड़ देता है, वो बराबर का गुनाहगार है। वो साइबर क्राइम करने वाले से भी ज़्यादा बड़ा गुनाहगार है। जिस आदमी को, प्रशासन को इस काम के लिए लगाया गया था कि इन चीज़ों पे नकेल कसे, वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं। तब आज साइबर क्राइम करने वाले की तो सब तरह बातें हैं। रात दिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रात दिन गरीब आदमी की जेब लूट के खा रहे हैं, आज उसकी कोई चर्चा नहीं है। पहले से चला रहा है ये बात क्या है कि वही लोग जो ये बात कहते हैं कि हम लोग, वो लोग क्राइम कर रहे हैं, तो पुलिस वाले भी तो क्राइम कर रहे हैं जो रिश्वत ले रहे हैं। जो थाने में बैठा एक अधिकारी है जो रिश्वत ले रहा है ऐसे आदमी से और उसको छोड़ रहा है, तो वो भी तो क्राइम कर रहा है। तो बात क्या है, समाज को अगर हमें उस मुख्य धारा में लाना है, इन तमाम चीज़ों से संघर्ष करके हम नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के साथ लड़ी जाएगी कि दोनों फ्रंट पे लड़ाई लड़नी है। एक तो इस काम को बंद कराने की लड़ाई लड़नी है कि भाई ये काम हमें छोड़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति तक पहुंचकर उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये कोई समाधान नहीं है। दूसरा, उसके साथ साथ हमें उन्हें रोजगार के उचित संसाधन मुहैया कराने पड़ेंगे, उनको काम मुहैया कराना पड़ेगा।